Hello everyone, I am your chemistry teacher. Today we are going to start our chapter Atoms and Molecule of ninth class of chemistry. तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एटम और मॉलिक्यूल था वो थ्योरी दी किसने, कहाँ से इनकी डेवलपमेंट हुई, किसने इनके बारे में बताया। तो सबसे पहले एक महर्षि कन्नड़ थे। पुरानी बात है, महर्षि कन्नड़। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो क्या कर रहे थे, मान लीजिए हाथ में एक रोटी खाना लेके भाग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे उस रोटी के पार्टिकल्स टूटते गए, देखा कि एक टाइम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ चुका था कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था, जिसको महर्षि कन्नड़ जी ने नाम दिया था परमाणु, जिसे आज के दिन हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इट वॉज मच लेटर दैट मैनी साइंटिस्ट एंड philosopher appreciated its linkage with then prevailing established theories and happening. Today we realize that these sutras are blend of science, philosophy and religion, their essence in the atomic theory of matter. Kannad gave the name Parmanu to an individual entity of matter. जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको महर्षि कन्नड़ जी ने नाम दिया था परमाणु, जिसे आज के दिन हम एटम बोलते हैं। यहाँ पर लिख भी रखा है, द लिटरल मीनिंग ऑफ परमाणु एज वी नो टुडे इज एटम। ओके, इसके बाद आए ल्यूसिपस और क्राइटस। नेक्स्ट जो आए थे ल्यूसिपस और क्राइटस। ल्यूसिपस और क्राइटस ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, 5th सेंचुरी की बात है। उन्होंने ये कहा था कि जो मैटर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटम होती है। इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कहने का मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये मानना था किसका, ल्यूसिपस का और डेमोक्राइटस का। तो ये थ्योरी देने के बाद उन्होंने भी ये बोला था कि भाई एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद थ्योरी दी थी एटम के बारे में, वो थे एंटोइन लेवोसियर। लास्ट थ्योरी किसने दी थी, एंटोइन लेवोसियर ने। एंटोइन लेवोसियर ने बोला था, इनका मानना भी था कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, पर उसी के साथ उन्होंने कुछ लॉ भी दिए जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि भाई एटम्स एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे डिसोसिएट होते हैं, इन सब के बारे में बताया था एंटोइन लेवोसियर ने, जिसको नाम दिया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, तो यहाँ हम बता सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डिस्क्राइब, दिस लॉ describes the basic principle obeyed by interacting atom and molecules interaction that can be include many different combination. Interaction that can include many different combination.
कहने का मतलब वही है कि एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, इन सब के बारे में इन लॉ के अंदर बताया गया, क्या क्या उनकी कम्बिनेशन होने की कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर बोला गया था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, कैन neither be created nor be destroyed, created and nor be destroyed। ना तो मास को मनाया जा सकता है और ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आप मान भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, पेन ही है, मेरे पेन का वेट मान लीजिए 5 ग्राम है, उसको आप 10 पीसीज में डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप उन 10 पीसीज का मास करोगे तो वो भी टोटल कितना आने वाला है, 5 ग्राम ही आने वाला है। मतलब कि आपने मास पेन को तोड़ा है, मास को ख़त्म नहीं किया है। अब आप कहोगे कि सर सिंगल पीस का मास ले सकते हैं, तो सिंगल पीस का मास लेना मतलब कि आपने बाकी जो 9 पीस हैं उनको छोड़ दिया है। तो इस केस में आप चीज़ को छोड़ रहे हो, वो मास खत्म नहीं हुआ है, वो चीज़ आपके पास है। अगर ओवरऑल वेट देखोगे तो 5 ग्राम ही आएगा। तो कहने का मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं सिंपल सा। मान लीजिए मेरे पास था सपोज, मान लीजिए मैंने मीथेन का कंबशन किया, CH4 का कंबशन किया, CH4 थी मेरे पास, मैंने उसका कंबशन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बन के आया, CO2 + 2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन के आया। तो देखने की बात यह है कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपने मीथेन ली उसका मास 16 ग्राम था, और जो ऑक्सीजन लिया आपने उसका मास मान लीजिए 64 ग्राम था। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और CO2 जो बन के आई आपकी, उसका एग्जांपल 44 ग्राम था। तो आपसे पूछता है कि बताइए वाटर का मास कितना है। तो मेरी बात को सुनना आप ध्यान से। यहाँ पर CH4 और O2 का मास हुआ टोटल 80 ग्राम, ओके। और यहाँ पर 44 ग्राम तो मान लीजिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। 80 ग्राम में से बचा हुआ क्या है, वाटर है। तो हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, 80 ग्राम में से आप माइनस कर दीजिए 44, तो क्या आ जाएगा 36 ग्राम आपका यहाँ पर क्या आ गया, वाटर। क्योंकि भाई 80 ग्राम से जो चीज़ बनी है वो भी 80 ग्राम होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट। तो यहाँ पर वाटर क्या आ जाएगा आपका 80 ग्राम। तो ओवरऑल इसका भी कितना टोटल हो जाएगा 80 ग्राम। तो यहाँ से पता चल गया मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रपोर्शन होता है, इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट given chemical compound जो कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड होता है, ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट, कंटेन्स इट्स कंपोनेंट इन फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो, उसके कंपोनेंट हमेशा फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, आप मान लीजिए आपके पास वाटर है H2O, या मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। दो एग्जाम्पल हम साथ लेके चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसका मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 मिलेगा आपको, ओके। और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अगर हम इसको कट करें तो मास का रेशो आ गया 1:8। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम
1 ग्राम ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब 1:8 है। अब ये वाटर चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी कंपोजिशन अमेरिका में देख लीजिए, इसकी कंपोजिशन ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, इसकी मास की कंपोजिशन आपको सेम मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 1:8। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन का मास 12 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का हो जाएगा 32। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो रेशो यहाँ पर क्या है, 12:32। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 12:32 मास का रेशो। कहने का मतलब इनकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये होता है हमारे पास क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।